अच्छा, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? $93,000 है। अच्छा, तो उसमें से कुछ अमाउंट मेरी जो ट्यूशन फी है वो कट हो वो जाएगी। कितना कट होगा? अराउंड 54। $54,000 कट हो जाएगा और बाकी आपको पेमेंट मिल जाएगा। हाँ, अच्छा लगता था साइंस पढ़ना। ये मेरे ना 8th 9th के टाइम में मेरे दादाजी ने ना बहुत सारे साइंटिस्ट की बुक्स ला के दी थी घर पे। ऐसे ही शॉर्ट बुक्स जो होती हैं, स्टोरी बुक्स, वो थी। तो वो मैंने पढ़ी। उसमें ना बीरबल साहनी जी का एक स्टोरी था। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें हमने ना एक ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की जो ना पाउडर्स की फॉर्म में है। उस पाउडर को अगर हम क्लैंप करके एक जैसे बड़ी लेयर बना दें और फिर उसमें से पानी पास करें तो पानी प्योरीफाई होकर के आ जाता है। ये शांति निकेतन में है और इस यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छी बात है कि इसका जो हम बोल सकते हैं चांसलर होते हैं, वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप की थी ना, तो वो माइस, रैबिट्स, उन सबको कट करके उनका जो ड्रग टेस्टिंग प्रोसेस है, वो देख के मुझे समझ आया कि नहीं, यहाँ तो मैं सुटेबल नहीं हूँ। एक साधारण परिवार की बेटी जिसकी विज्ञान विषय में रुचि को देखते हुए परिवारजनों ने एमबीबीएस करने हेतु प्रेरित किया। अपनों की आज्ञा को आशीर्वाद मानते हुए डॉक्टरी में दाखिला दिलाने वाले एग्जाम की पढ़ाई भी की, लेकिन इनकी रुचि डॉक्टरी की साइंस में न होकर वैज्ञानिक बनने वाली साइंस में थी। थोड़े समय बाद फिर से आत्ममंथन किया और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी लाइन लंबी कर ली। देश की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी व शोध संस्थानों से पढ़ाई व रिसर्च किया, अनुसंधान के क्षेत्र में जमकर मेहनत की। अब ये बेटी नैनो पार्टिकल्स के क्षेत्र में पीएचडी करने के लिए अमेरिका जा रही है। अमेरिका के बोस्टन में स्थित यह यूनिवर्सिटी इनको पीएचडी के दौरान प्रतिवर्ष करीब 80 लाख रुपए की फेलोशिप देगा। यह हम सबके लिए भी खुशी की बात है कि भारत की एक बेटी अमेरिका से वैज्ञानिक बनकर लौटेगी और मानवता के हित में बड़ा योगदान देगी। इस प्रतिभा का नाम है मोनिका स्वामी। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। मोनिका, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। सादर धन्यवाद। आप अभी बोस्टन अमेरिका जा रही है। जी। आपको करीब 80 लाख रुपए स्कॉलरशिप के मिलेंगे और आप वहां पीएचडी करेंगे। हाँ जी। ठीक बात है ये? जी। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपके स्कूल लाइफ से जर्नी की शुरुआत करूंगा। आपकी क्या इच्छा है, आप किस टाइप से बात करना चाहेंगे? स्कूल लाइफ से करें या अभी जो आपने ये जो फेलोशिप के लिए जो आपका सिलेक्शन हुआ है वहां से शुरू करें? स्कूल से भी कर सकते हैं। तो आपकी कहाँ हुई स्कूलिंग? 8वीं तक मैंने अल्फा एजुकेशन स्कूल है जी, जसू सरगेट के बाहर की साइड, वहीं से ही शुरुआत की थी। 8वीं कक्षा तक वहीं, और फिर 9वीं 10वीं में सूरज बालवाड़ी स्कूल है, वहाँ से, ये भी घर के पास। और 11th 12th मैंने गवर्नमेंट महारानी स्कूल है करनी सिंह स्टेडियम के सामने, वहाँ से की। और ये सब हिंदी माध्यम में हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ एडमिशन लिया। और वहाँ के बाद अब ये बॉस्टन। ये स्कूलिंग आपकी हिंदी मीडियम में हुई? हाँ जी। सब्जेक्ट आपका था बायोलॉजी? हाँ, 11th 12th में मेरे पास बायोलॉजी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर जब मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी स्टार्ट की तो मेरा मेजर केमिस्ट्री हो गया। तो आपने जब बायोलॉजी लिया तब आपको यहीं जाना था या कुछ और करना था? नहीं, कुछ और करना था। सोचा था कि एमबीबीएस करेंगे और यहीं पे ही रहेंगे, बीकानेर में ही, पर ऐसा हुआ नहीं। एग्जाम दिया? हाँ, एग्ज़ाम दिया था। उस समय 507 नंबर आए थे और मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और मेरिट क्या रही? 525 के अराउंड। अच्छा, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ। तो वेटनरी आयुर्वेद में तो गया होगा? हाँ, वो मिला था। ये बीएचयू में वेटनरी मिल रहा था। उसी दिन ही काउंसलिंग थी विश्व भारती में भी। तो विश्व भारती में मेरे को ये स्कॉलरशिप मिल रही थी, डीएसटी इंस्पायर स्कॉलरशिप है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो स्पॉन्सर करता है आपको। तो फिर मैंने वही चुना, वेटनरी। फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया उस टाइम। और प्राइवेट एमबीबीएस भी मिल जाते हैं, मतलब प्राइवेट सीट्स पर वहाँ जाना सही नहीं लग रहा था,
इसीलिए फिर स्विच नहीं किया। अच्छा, पेमेंट सीट पर मिल हाँ, पेमेंट सीट में मिल जाता। तो ये आपका जो इंटीग्रेटेड कोर्स है हम्म। उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिली? हाँ, इसमें SHG इंस्पायर स्कॉलरशिप वही DST से ही मिलती है। भारत सरकार देती है? हाँ, उसी के थ्रू ही फिर मैंने एडमिशन लिया। उसमें ऐसा है कि आपको 60,000 रुपये मिलते हैं साल के, 5,000 प्रति महीना, और 20,000 आपको मिलते हैं इंटर्नशिप के, जो आप अपनी गर्मी की छुट्टियों में कर सकते हैं किसी भी रिसर्च लैब में, जहाँ पे आपको लाइक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लगें या कुछ काम आपको अच्छा लग रहा है कि मेरे को इसी रिसर्च लैब में काम करना है, तो वहाँ जाने पे आपको 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। अच्छा, तो कुल मिला के 80,000 रुपये। हाँ, कुल मिला के। ये आपकी कहाँ थी कॉलेज? ये शांति निकेतन में है, और इस यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छी बात है कि इसका जो हम बोल सकते हैं चांसलर होते हैं, वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, तो जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो इस यूनिवर्सिटी का चांसलर हो। तो आपको डिग्री वही देगा? हाँ, अभी वही देंगे। दीक्षांत समारोह में प्राइम मिनिस्टर से आते हैं। अच्छा, आपको अभी डिग्री मिली नहीं? नहीं मिली है, मेरा जून में ही खत्म हुआ है कोर्स, और 1 साल के बाद दीक्षांत समारोह होगा, तब मेरे को डिग्री मिल जाएगी। शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के बोलपुर डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में बोलपुर सिटी है, वहाँ पे है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो इसके फाउंडर हैं। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडर है इस हाँ, यूनिवर्सिटी के? और इस यूनिवर्सिटी से 2 नोबेल लॉरेट निकले हुए हैं, एक रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद, एक अमर्त्य सेन जी। क्या बात है! तो हम आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं कर सकते हैं इसकी? हाँ जी। कि आपको भी मिले नोबेल पुरस्कार। तो आप कहाँ रहते थे, वहाँ रहते कहाँ थे? वहाँ हॉस्टल में। अच्छा, यूनिवर्सिटी कैंपस में? हाँ, कैंपस में ही सब कुछ है, हॉस्टल है, और लाइक क्लासेस भी वहीं लगती है, डिपार्टमेंट भी वहीं है। वहाँ पे बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे जी। कला भवन, शिल्प भवन। ये मोस्टली ना आर्ट्स वालों के लिए फेमस है, आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे डांस और हो गया, सब तरीके के यहाँ पर ना कल्चरल डांस भी सिखाए जाते हैं कोर्स वाइज। जो आपको स्कॉलरशिप मिलती थी उससे काम चल जाता या घर से मंगाने पड़ते थे? नहीं, इस कॉलेज का ना फीस बहुत कम था, लाइक 5,000 था पूरे साल का? हाँ, अच्छा, तो वो हो गया था। फर्स्ट ईयर में आपको 7,000 देने पड़ते हैं, कॉशन मनी और सब मिला के, पर जी। बाकी के 4 इयर्स में 5,000 फीस था। और स्टे का लाइक जो हॉस्टल चार्जेस होते हैं वो भी कोई लंबा चौड़ा नहीं था? हाँ, वो भी लंबा 3,500 रुपये था 6 महीने का। तो 7,000 साल के ये थे। हाँ, कुल मिला के वहां पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है? ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, और फिर मैं स्टूडेंट वार्डन भी थी, तो मुझे उसके अलाउंस भी मिलते थे। अच्छा, तो आपको वहाँ सिंगल कमरा अलॉट होता था हाँ या किसी के साथ रहते थे? शेयरिंग में होता था, 2 सीटर रूम्स मिलते थे। अच्छा, तो आपके साथ कौन थे? मेरी जूनियर्स ही होती थी ज़्यादातर टाइम हॉस्टल में। अलग अलग चेंज होती थी या एक पूरे 5 साल? वो 4 इयर्स तक ही रही मैं यूनिवर्सिटी में। हमको फाइनल ईयर में डिसर्टेशन के लिए भेज देते हैं, तो आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं 1 साल के लिए। रिसर्च वर्क करना होता है, फिर उसका जो जिस्ट है उसको प्रेजेंट करना होता है फाइनल ईयर में, वही एग्ज़ाम होता है हमारा। तो 4th ईयर तक हमको हॉस्टल में रहने देते हैं वहाँ पे, फिर 5th ईयर में हम लोग चले जाते हैं जहाँ पे भी हमें जाना होता है। तो जैसे कुछ मेरे बैचमेट्स हैं वो IIT में गए, मैंने वहाँ से फिर DRDO ज्वाइन किया 1 साल के लिए। अच्छा, आप DRDO गए? हाँ, DRDO कानपुर। वहाँ पर रिसर्च करी होगी आप? हाँ, वहाँ पे नैनो फैब्रिकेशन पर काम था। तो जो ग्राफीन बेस्ड नैनो मटेरियल्स होते हैं उनकी हमने इंक बनाई जो कि कंडक्टिव थी, मतलब चालक थी, तो उसका यूज़ करके ना डिवाइस फैब्रिकेशन पर काम था। पूरे 1 साल वही काम किया? हाँ, पूरे 1 साल वहीं काम किया। वहाँ 6 महीने के लिए फिर IIT रुड़की गई, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ काम किया था 6 महीने। और वहाँ क्या सीखा? वहाँ पे एनालिसिस टूल सीखे, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कोई हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं नैनो कंपाउंड्स, उनको कैरेक्टराइज करने की, तो वो वहाँ पर किया। फिर इंक है, प्रिंटिंग है, ये सब DRDO में हुई। तो इंटर्नशिप की आपने? हाँ, ये कहाँ से करी? इंटर्नशिप्स तो मैंने लाइक हर ईयर ही की है, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बीच में जो समर वेकेशन होती हैं वहाँ, उस दौरान मैंने हर बार इंटर्नशिप की। तो मेरा एक इंटर्नशिप हुआ CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, जिन्होंने वो सहेली पिल्स बनाई हैं ये, और अभी जब कोरोना आया था तब भी उन्होंने मेडिसिन बनाई थी।
तो काफ़ी अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे मैंने काम किया था, तो वो जो साइंटिस्ट है वो भी एक नोबेल लॉरेट है, उन्हीं के ग्रुप की हैं। उनके ग्रुप को 2020 में नोबेल मिला है। तो उनका काम था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस, तो मेडिसिनल कंपाउंड बनाने का काम था वहाँ पे। लैब में कैसे बनाते हैं और फिर उनकी टेस्टिंग कैसे होती है, और वो ना रेट्स औरों पर भी वहाँ पे टेस्टिंग होती है, रेट्स, माइस पर, और रैबिट्स होते हैं ना उन पे भी। तो वो सब देखा वहाँ पे प्रॉपर, जैसे कैसे साइंटिस्ट काम करते हैं वो सब। वो मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था। अच्छा। और फिर मैंने स्विच किया नैनो मटेरियल्स में। तो मैंने नेक्स्ट इंटर्नशिप की थी, वो की थी यहाँ से MNIT में, MNIT जयपुर। वहाँ पे यही नैनो कंपाउंड्स का सिंथेसिस किया। उनकी एप्लीकेशन थी ये डाई डिग्रेडेशन, और मैं ये जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नहीं होता उनके अंदर उसका यूज़ था, कि जैसे इंडस्ट्री से खराब पानी आ रहा है उसको ठीक कैसे हाँ, करें, तो उसके लिए उसको- वो नैनो फिर क्या काम करेगा ऐसे? उसमें हमने ना एक ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की जो ना पाउडर्स की फॉर्म में है। उस पाउडर को अगर हम क्लैंप करके एक जैसे बड़ी लेयर बना दें और फिर उसमें से पानी पास करें तो पानी प्योरीफाई होकर के आ जाता है। वो जो पीने लायक हो जाएगा। हाँ, और वो जो हैवी मेटल आयंस होते हैं ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे। तो जैसे ही उसमें से फ्लो होके आएगा वो हैवी मेटल आयन जो भी है वो रह जाएंगे यहाँ पे, और वो पानी साफ होके आ जाएगा। ऐसा अच्छा। ऐसा सिस्टम था वहाँ पे। ये सेकंड इंटर्नशिप थी। हाँ, थर्ड मैंने ये यहाँ पर की, ऑनलाइन थी, NCL पुणे में। उन ग्रुप का काम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस पे था। तो वहाँ इसी को ही आपने एक्सप्लोर किया हाँ, वहाँ या कुछ और? पे हमने ना डाई डिग्रेडेशन पर काम किया था। तो वो लाइक मोर और लेस केमिस्ट्री ओरिएंटेड काम था, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ज़्यादा नहीं थी। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है। हाँ, इस बार फिर मैंने डिसर्टेशन के टाइम में पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ही काम किया। तो अभी जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है जिससे हम लोग आजकल घर भी बना सकते हैं, इंडिया में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस भी बना है जो 3D प्रिंटेड है, तो उस टेक्निक पर काम है अभी मेरा। जी। हाँ, हम लोग मटेरियल को लाइक लिक्विफाई करके इंक बना लेते हैं, फिर उस इंक से कुछ भी प्रिंट किया जा सकता है। अभी जैसे हमारे पास कंडक्टिव इंक है तो सर्किट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो फोर्थ में ये DRDO वाला हुआ या इसके बीच में कोई और भी हुआ? नहीं, ये फोर्थ, क्योंकि एक टाइम कोरोना आ गया था, तो मेरी जो 2 इंटर्नशिप है NCL पुणे की और एक आइजर कोलकाता की, ये दोनों ऑनलाइन हुई थी। ये आइजर कोलकाता में क्या किया? वहाँ पे भी हमने नेचुरल कंपाउंड्स ही सिंथेसिस किए, लेकिन वो क्या कारण हुआ कि हम लैब तो जा नहीं सकते और ये सारे काम तो लैब के हैं, तो फिर थ्योरेटिकल बस कि कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं समझ प्रैक्टिकल पाए। नहीं हो पाया क्योंकि कोविड था, तो मैं कोलकाता जा नहीं पाई। तो अभी आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हुआ है उस यूनिवर्सिटी में कैसे सिलेक्शन होता है, क्या नाम है इस यूनिवर्सिटी का? नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, बॉस्टन में है। इसके अंदर एडमिशन का तरीका ऐसा है कि आप यूनिवर्सिटी का पोर्टल 2 बार खुलता है साल में, दो बार हम एडमिट, 2 तरीके हैं, मतलब एक साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस होता है इसके अंदर। तो एक बार होता है अगस्त में जिसको हम फॉल सेमेस्टर बोलते हैं, एक होता है स्प्रिंग है जनवरी में। तो अगर आपको अगस्त में ज्वाइन करना है तो आपको अक्टूबर नवंबर से तैयारी करनी पड़ेगी, उससे पहले। जैसे नेक्स्ट ईयर अगस्त में जाना है मुझे, तो मुझे इस बार अक्टूबर नवंबर में तैयारी करनी होगी। अच्छा, वो एग्जाम होता है? हाँ, तो उसके लिए आपको टोएफल और GRE देना होता है और 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना चालू करना पड़ता है। अच्छा, टॉयफल और GRE कोई एग्जाम का नाम है? हाँ, ओके। तो जो टोएफल है वो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और GRE है वो जनरल रीजनिंग टेस्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको ये इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है। आपका सब्जेक्टिव भी होता है GRE और एक कॉमन जनरल GRE भी होता है। तो ये 2 तो तब देने होते हैं जब या तो आप MS के लिए जा रहे हैं या फिर आप PhD के लिए जा रहे हैं। GRE और टोएफल दोनों। आप अभी PhD के लिए जा रहे हैं? अभी मैं PhD के लिए जा रही हूँ, लेकिन ये जो कोविड के बाद है तो GRE वेवर भी देती है कुछ यूनिवर्सिटीज। अच्छा। तो मेरे केस में मुझे GRE वेवर मिल गया था। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको GRE वेवर मिल जाएगा। अच्छा, वो प्रोफाइल भी देखते हैं? हाँ, प्रोफाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। US, यूरोप, कहीं पे भी जाना है आपको, आपकी जो रिसर्च प्रोफाइल है वो अच्छी होना जरूरी है। वो रिच होना जरूरी है। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस काउंट करते हैं ये। बाहर की यूनिवर्सिटीज आपके नंबर नहीं देखती है, ये तय है।
जैसे इंडिया में तो आपके पास नंबर होना चाहिए, एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब जज नहीं करते हैं, जस्ट एक पेपर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। बट बाहर आपकी लाइक कंप्लीट प्रोफाइल चेकिंग होती है, तो ये नंबर process है। मैटर नहीं करता। नंबर मैटर नहीं करते, आपके पास एक बेसिक मिनिमम नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये पहला एग्जाम ही था या इससे पहले भी दिया आपने? नहीं, पहली बार ही। इधर आपकी ग्रेजुएशन हुई? हाँ मतलब पीजी हुई? हाँ, जून में मेरा पीजी खत्म हुआ हाँ, और अगस्त में मेरा एडमिशन हो गया। और इसमें आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ तो उसमें क्या होता है कि हम आपको पूरी पढ़ाई हम फ्री कराएंगे, ऐसा होता है? हाँ, वो स्पॉन्सर्ड है, वो आपको एक बेसिक अमाउंट देते हैं स्कॉलरशिप की फॉर्म में, जी। उसमें से आपका ट्यूशन फी कट हो जाता है और उसी में हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है और रिमेनिंग अमाउंट आपको पे कर देते हैं। अच्छा, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? $93,000 है। अच्छा, तो उसमें से कुछ अमाउंट मेरी जो ट्यूशन फी है वो कट हो वो जाएगी, कितना कट होगा? अराउंड $54,000 कट हो जाएगा और बाकी आपको पेमेंट मिल जाएगा। हाँ। आप रिसर्च करेंगे केमिस्ट्री के एक विशेष सब्जेक्ट, क्या है उस सब्जेक्ट का नाम? मैंने बैकग्राउंड स्विच कर लिया है, तो अच्छा। ये हुआ ऐसे कि मेरा जो काम था वो था नैनो मटेरियल्स पर, लेकिन मुझे उसकी एप्लीकेशन है वो सेंसर्स पर करनी थी, सेंसर डेवलपमेंट पर। तो ये तो कोर केमिस्ट्री से हो नहीं सकता था, तो फिर इसमें जब मैंने अप्लाई किया तो जो प्रोफेसर दैया हैं उनके रिसर्च ग्रुप में मैं इंटरेस्टेड थी, वो सेम काम करते हैं जो मैंने डिसर्टेशन में किया था, तो वो रोबोटिक्स पे ही काम करते हैं और उनको नैनो स्किन नैनो मटेरियल्स के थ्रू ही बनानी थी। तो जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है वो उनके फ्यूचर वर्क के साथ अलाइन हो रहा था, तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनके साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए। उनके लैब ग्रुप में से जो पोस्ट डॉग होते हैं, जो सबसे सीनियर स्टूडेंट है, उन्होंने एक राउंड इंटरव्यू लिया, फिर एक मीटिंग मेरी उन प्रोफेसर के साथ हुई और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ। और ये जो काम है वो नैनो फैब्रिकेशन ही है, नैनो मटेरियल्स का सिंथेसिस करेंगे और उससे हम सेंसर फैब्रिकेट करेंगे जो कि रोबोटिक्स में यूज़ करे जा सकते हैं। अच्छा, तो ये किस प्रकार से यूज होगा उसमें? ये अगर जैसे मैंने नैनो मटेरियल्स का स्किन बना लिया, मतलब हम मटेरियल को ना किसी पॉलीमर में मिक्स कर देते हैं जी। जैसे कलर मिक्सिंग होती है, वैसे ही एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टिव है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकता है, जो चलित है। हाँ, जो चालित है, उसको हम किसी पॉलीमर के साथ मिक्स करते हैं, फिर उसकी कोटिंग कर देते हैं। वो कोटेड चीज़ है, वो हम ह्यूमनॉइड्स यूज बनाने में कर सकते हैं या फिर किसी भी सेंसर को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आप एकदम ये स्किन बना दोगी सेम वैसी वैसी? ऐसा कुछ ही काम होगा। तो ये प्रोफेसर दैया वहाँ उस बोस्टन की यूनिवर्सिटी में आप? हाँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से अभी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने इंटरव्यू कहाँ भी, वो इंडिया आए थे? नहीं नहीं नहीं, ये सब ऑनलाइन इंटरव्यू अच्छा, है, ऑनलाइन इंटरव्यू? सब जूम इंटरव्यूज ही हैं। ओके। तो ये कितनी देर चलता है? ये 1 घंटे का स्लॉट होता है, 30 मिनट फ्री मिलते हैं ना हमको जूम में, तो दो 1 घंटे के राउंड हुए हैं, आधा घंटे की 2 मीटिंग्स, ऐसा होता है। उसमें आपको पूरा डिपार्टमेंट का जो है एक टीम होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक पूरा प्रोफेसर्स का ग्रुप है, तो उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेयर होता है, लाइक चेयर ऑफ लाइक इंटरव्यू बोल सकते हैं हम, चेयरपर्सन ऑफ इंटरव्यू, तो वो होते हैं और बाकी प्रोफेसर्स होते हैं। तो ऐसे 10-12 लोगों का टीम होता है, वो आपको लाइक स्टूडेंट्स वहीं सेलेक्ट होते हैं जी। ऐसा है। बहुत सारी एप्लीकेशंस जाती हैं थाउजेंड्स में और उनके पास सीटें तो लिमिटेड होती है। हर बार लाइक हर जो सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर हैं फॉल और स्प्रिंग, उसमें 15 से 20 स्टूडेंट लेते हैं वो, और अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड से अप्लाई करते हैं। तो आपने कहा कि मुझे प्रोफेसर दैया के साथ जाना था। हाँ, क्योंकि मेरा उसका कोई- प्रोफाइल जो है, मेरा रिसर्च प्रोफाइल वो उनके काम से मैच कर रहा था, तो हम ऐसे चूज कर सकते हैं। और रिनॉल्ड प्रोफेसर है तो इजी हो गया था जा पाना उनके लैब में। वो कहाँ, इंडिया के रहने वाले हैं? हाँ, बोलते उनकी हैं? अपब्रिंगिंग बाहर हुई है, लेकिन वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं के हैं। तो ये आपके 5 साल का है हाँ जी, है ना? 5 साल में आप एक साइंटिस्ट बन के बाहर आओगे, हाँ जी। तो उसके बाद में अमेरिका में जॉब करोगे या इसका कोई और स्कोप भी है? हाँ, इसके बहुत सारे स्कोप हैं, आप हाँ। चाहें तो खुद की कंपनी भी लाइक स्टार्ट कर Develop कर सकते हैं। सकते हाँ, और या फिर जो ऑनगोइंग कंपनीज हैं उनमें एज अ रिसर्च एडवाइजर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा।
या फिर एज ए प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी। यूनिवर्सिटी में? हाँ, क्योंकि इंडिया में भी है, बाहर भी है। पीएचडी एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए, तो उससे इजी हो जाएगा ये प्रोसेस। तो इंडिया में ये जो डीआरडीओ है या ऐसे रिसर्च सेंटर है, वहाँ भी आप जॉब कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ, डीआरडीओ में एज ए साइंटिस्ट सी एंट्री हो सकती है। साइंटिस्ट बी के लिए आपको लाइक एमएससी चाहिए, साइंटिस्ट सी में आप पीएचडी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपको बनना डॉक्टर था, हम्म, बन गया आप साइंटिस्ट, और उस आपने एक ये भी बताया कि मैंने उस ड्रग हाँ, उसमें ड्रग रिसर्च पे भी काम में किया है। काम किया, हाँ तो आपको लगा कि एक तो मैं कहाँ डॉक्टर बन रही थी और अब मैं दवाई की रिसर्च में भी आ गई इधर, हाँ और अब तो रोबोटिक की जो स्किन बनाने वाली मोटा मोटी हाँ, वही है exactly। यदि इसको मैं समझूं तो हाँ 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 तो जस्ट अपोजिट नहीं होगी सारी चीजें? हाँ, ये सारी चीज़ें अपोजिट हो गई। मेरे को लगता है एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैंने अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। तो जब मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप की थी ना, तो वो माइस रैबिट्स उन सबको कट करके उनका जो ड्रग टेस्टिंग प्रोसेस है वो देख के मुझे समझ आया कि नहीं, यहाँ तो मैं सुटेबल नहीं हूँ। तो फिर मैंने कुछ नया किया जाए। नया किया जाए, तो ऐसे फिर मैंने स्विच कर लिया। बचपन में कभी सोचा कि मैं यहाँ जाऊंगी, या पहले क्या इच्छा थी आप? एक तो एक जनरली देखा जाता है बच्चे जब 9th 10th में आते हैं तो घर वाले कहते हैं बायोलॉजी ले लो या मैथ्स ले लो, आईआईटी कर लो, एमबीबीएस कर लो। तो ऐसा कुछ हुआ या खुद का मन था कि मुझे ये करना है? बायोलॉजी क्यों ली? क्योंकि अच्छा लगता था साइंस पढ़ना। ये मेरे ना 8th 9th के टाइम में मेरे दादाजी ने ना बहुत सारे साइंटिस्ट की बुक्स ला के दी थी घर पे, ऐसे ही शॉर्ट बुक्स जो होती हैं, स्टोरी बुक्स, वो थी। तो वो मैंने पढ़ी। उसमें ना बीरबल साहनी जी का एक स्टोरी था, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर जब मैंने 11th 12th में साइंस ली, और वहाँ तो ज़्यादा लैब का एक्सपोजर मिला नहीं, और फिर जब मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप की थी जहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी, वहाँ एक्चुअल में मुझे साइंटिस्ट के बारे में पता चलने लगा कि ये जो एरिया है, इससे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो ना आम लोगों के यूज़ में आ सकती हैं। तो अगर लाइफ इजी करनी है तो फिर साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो साइंटिस्ट बनने का जो हम बोल सकते हैं कि ऐसे डिज़ायर, विश होती है, वो वहीं से जनरेट हुई कि हाँ, यहाँ जा सकते हैं। मैं इसको डिजायर वहां से भी मान सकता हूँ जहाँ से दादाजी ने आपको बुक्स लाके दी, सबकॉन्शियस ऑफ माइंड। हाँ, वो ऐसे ना कोई चीज हमको क्लिक कर जाती है कि हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ अच्छा। कई बार क्लिक सबकॉन्शियस माइंड में होती है, हाँ, कॉन्शियस माइंड में नहीं होती। हाँ, तो हम इसको यहाँ से ले सकते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ। क्योंकि आसपास ऐसा कोई था नहीं जो साइंटिस्ट या फिर साइंस में इतना ज्यादा ऐसे होता ना कि डूबा हुआ हो, जो कर सकता हो, समर्ज जो, ऐसा कुछ नहीं था। बस धीरे धीरे ही। पर डॉक्टर्स भी अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, पर मेरे टाइप का नहीं हुआ, ये बात अलग है। Like I was misfit for that profession. That was the thing. तो एक कहावत चलती है, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हाँ, तो हम इसको मान सकते हैं। हाँ, मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ है, तो अच्छा हुआ। दादाजी को वो बातें याद है कि जो बुक्स लाके दी थी, और आज मेरी बिटिया है जो। हाँ, एकदम लाइक उनका थ्रू आउट बहुत सपोर्ट रहा, बहुत ज्यादा इमेंस सपोर्ट जो बोलते हैं वो था उनका। प्रेरणा स्रोत कौन रहे आपके? पापा जी और दादाजी। परिवार में कौन कौन है? हम 4 भाई बहन हैं, मम्मी पिताजी हैं और माँ दादाजी हैं, चाचा जी चाची जी और बड़े पापा। जॉइंट फैमिली थी, तो शुरू से ही लाइक पढ़ने का सा माहौल रहा है। हमारे बचपन में टीवी का तो सिस्टम था नहीं, तो हम लोग रोज रात में ना मीनिंग्स बनाते थे। मतलब हमको कोई वर्ड दे देते थे दादाजी हिंदी में, उसको फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। लाइक जैसे बीकानेर दिया तो स्पेलिंग बनाओ, BIKNER, ये स्पेलिंग होगी, ये कैसे बनी, BE क्यों नहीं लगाया, ये सब उन्होंने शुरू से, उनको बहुत ऐसे शौक था कि आपको इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए इसके साथ। जैसे टोइफल दिया था, वो तो पूरा इंग्लिश का ही था। तो एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैंने देखा है ना, हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में, और ये बहुत लंबे तक चलती है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम विश्व भारती में गई, एक तो बंगाल लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम था, और दूसरा इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं तो पूरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, घर में तो सब मारवाड़ी बोलते हैं,
तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत डिफिकल्टी हुई। वहाँ पे एक प्रोफेसर थी हमारी, शी वाज लाइक मेरे को तो हिंदी में बात ही नहीं करना है, आइदर टॉक टू मी इन इंग्लिश अदरवाइज डोंट टॉक टू मी। तो उनके लिए और आप कंप्लीट हिंदी से गए हो? पूरे हिंदी से, हाँ। हालांकि जो प्रॉपर बंगाली है उनको भी दिक्कत होता था, पर दे समहाउ मैनेज कि वो बंगाली में बात करके भी काम निकाल लेते हैं। मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं था। तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई। फिर ऐसा होता था सब्जेक्ट भी पढ़ना है और इंग्लिश में होता है ना कि कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस भी करनी है, और वहाँ पे तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बाहर के भी होंगे, तो उनके साथ भी। पर इसमें ना जो सोशल होने का जो एक एटीट्यूड होता है वो बहुत हेल्प किया। तो उससे क्या हुआ कि केरला के लोग, साउथ के जैसे अलग अलग स्टेट के थे, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, कर्नाटका के, ये सब लोगों से मिलना जुलना हुआ। उनके साथ भी सिर्फ इंग्लिश ही बात कर सकते हैं हम, हिंदी उनको आती नहीं और उनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती। तो फिर वहाँ पे मतलब ऐसे होता है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी वहाँ पे जनरेट हुई। तो वो जो शेप मिलता है आपकी पर्सनालिटी को, वो वेस्ट बंगाल में मिला, मतलब लाइक यूनिवर्सिटी में जाके मिला। शुरुआत दादाजी ने की, हाँ। सेफ वहाँ हाँ वेस्ट बंगाल में। हाँ, वर्सेटाइल नेचर आ गया वहाँ जाने के बाद कि अगर कहीं पे भी इफ यू आर सेंडिंग मी ना, तो वो वैसा एम्बियंस क्रिएट कर सकती हूँ जी। लाइक ऐसा फील आने लगा वहाँ जाके। तो बाकी भाई और बहनें क्या करती हैं? मेरी छोटी बहन है, वो अभी गेट की तैयारी कर रही है। जी। और जो छोटा भाई है उसने नवोदय से अपनी स्कूलिंग की और अभी HCL कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है उसकी फ्यूचर स्टडीज के लिए। क्या बात है। सारे स्पॉन्सरशिप में जा रहे हो? हाँ, और सबसे छोटी बहन है, 4 भाई बहन है हम, जो 4th नंबर पर सिस्टर है, वो भी नवोदय में है अच्छा, अभी। सबसे बड़े आप ही हो? हाँ जी, मैं सबसे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे वकील है और सेंट्रल नोटरी है। आपको बचपन की कोई घटना बताओ जो बच्चों को कोई मैं तो प्रेरणा बहुत देता हो? शैतान थी। हाँ? हाँ, क्या शैतानी करते? मेरे को ना कुछ नया करने का बहुत रहता था, तो कुछ भी नया ट्रेंड सेट करना होता था ना तो हो जाता था। लाइक जैसे कहीं आना जाना हो गया, या फिर ऐसे जैसे शाखा में और में जाना होता है तो 8th 9th से शिविरों में जाना, और फिर जैसे साइंस के एग्जीबिशंस होते थे स्कूल में, तो कोई पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आई वाज देयर कि हाँ मेरे को तो जाना है। और ऐसे मतलब स्टे। शाखा में मतलब RSS की हाँ शाखा है? हाँ हाँ तो उसमें जाते थे आप? हाँ। डेली जाते थे? डेली नहीं जाती थी मैं, शिविरों में तो जाती थी क्योंकि छुट्टियां होती थी, तो जब विंटर वेकेशन होती थी तब चले जाओ, या समर वेकेशन में चले जाओ तब जाती थी मैं। और ज़्यादा तो टाइम दे नहीं पाती थी क्योंकि पढ़ना होता था, पर हाँ साल में 1 या 2 शिविर तो कर ही लेती थी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे 7 दिन इतना टफ टाइम रहता था ना, तो उससे रिफ्रेशमेंट भी मिल जाता था और वो फ्रेश एनर्जी मिलती थी कि हाँ चलो नेक्स्ट 6 मंथ्स और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मोनिका, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने अपनी जीवनी कहानी स्टोरी शेयर की कि कैसे आप बीकानेर की छोटी सी स्कूल से जीवन की यात्रा शुरू की और आज आप PhD करने अमेरिका जा रहे हैं। तो आपकी इस स्टोरी से खूब सारे बच्चे प्रेरणा लेंगे। आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर।